नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर में बिजली पहुंचाने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। उनके सपने को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने तिलैया यूएमपीपी प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कंपनी को पावर प्लांट के लिए जमीन भी नहीं मिली, लेकिन ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जो दिक्कतों में फंसा है। देश की निजी कंपनियों को दिए गए 4 प्रोजेक्ट्स में कुछ न कुछ दिक्कत सामने आ रही है और सरकार ने 2 और यूएमपीपीज की बिडिंग भी खारिज कर दी है। कैसे दूर होगा देश का अंधेरा? सरकार कितनी गंभीरता से बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए कदम उठा रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के डीजी अशोक खुराना, डेलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर देवशीष मिश्रा और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। आप सभी का स्वागत है। खुराना साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, रिलायंस पावर को तिलैया यूएमपीपी 2009 में एलोकेट किया गया था। इतने सालों बाद अब अचानक क्या नया उभर कर आया कि कंपनी ने इतने लंबे वेट, कुछ निवेश करने के बाद अपने हाथ पीछे खींच लिए? देखिए, ये कंपनी का अपना निर्णय है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु आप ये देखें कि यदि 2009 में जो भी प्रोजेक्ट बिड किया जाता है, यदि उसको जमीन 5 साल नहीं मिलती है तो जो बिड उसने सबमिट करी है उसकी आज कोई वैलिडिटी नहीं है। प्रोजेक्ट डायनेमिक्स बदल जाते हैं, कॉस्ट बदल जाती है, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बदल जाती है, तो जो बिड उसने सबमिट करी है वो आज वैलिड हो सकती नहीं है, इसलिए वो बिड विजन में भी गए हुए हैं। अब 7 साल यदि प्रोजेक्ट नहीं चल पाया है तो प्रोजेक्ट डायनेमिक्स एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। इससे यदि उन्होंने निर्णय लिया है वॉकआउट करने का तो इसमें बड़ी बात नहीं है और एक प्रोजेक्ट से सेक्टर का दृष्टिकोण नहीं बदलता है। आप देखें, इस वर्ष 24,000 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि हुई है। इस समय देश में, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, बिजली की क्षमता की कमी नहीं है, परंतु उस क्षमता का किस प्रकार से पूरा उपयोग किया जाए, कारण है कोयले की कमी है, दूसरा है डिमांड नहीं है। आप ये देखें, ये सिर्फ एक विडंबना है, पैराडॉक्स है कि हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जिनके पास पीपीए नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने बिजली आगे बांटनी है वो अपने बिडिंग नहीं करवा रहे हैं। सर, मैं ये तो नहीं मानूंगी कि डिमांड नहीं है, क्योंकि ऐसी कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट्स हैं, गांव हैं, जहां पर अभी तक बिजली सप्लाई नहीं आती है। लेकिन ये मुद्दा आया है कि यूएमपीपीज एक के बाद एक इतनी प्रॉब्लम्स में क्यों फंसे हैं। देवशीष, खुराना साहब ने कहा 2009 में जिन रेट्स पर, जिस माहौल में ये शायद प्रोजेक्ट लिया गया था, वो 2015 में फीजिबल नहीं है। कंपनी ने जो अपनी रिलीज में कहा है, एक तो लगातार इनकी मीटिंग्स चलती रही, 5 सालों में 25 मीटिंग हुई हैं और अब तक लैंड एलोकेशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इनके जो दूसरे इश्यूज थे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला। कंपनी ने बोला कि अगर हम काम शुरू भी करते हैं, जब तब जमीन मिले, तो ये प्रोजेक्ट 2023 से 24 के पहले नहीं पूरा हो सकता। क्या ये सिर्फ अब रिलायंस पावर ने देखा कि ये फीजिबिलिटी इशू है, या फिर वाकई में बुनियादी दिक्कतें हैं? कंपनी को अगर जमीन नहीं मिल रही है तो प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेंगे? मैं खुराना जी से 100% एग्री करता हूं कि जो एक ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बोला जाता था, ये सब प्रोजेक्ट्स को, उनमें दोनों पार्टीज का कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था। जैसे जो प्राइवेट पार्टी है उसको फाइनेंस ऑर्गेनाइज करना था, उसको इक्विपमेंट ऑर्डर करना था, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना था, प्रोजेक्ट चलाना था। जो सरकारें थे उनको जमीन अधिग्रहण करना था, सब अप्रूवल लेना था, तभी जाके प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता था। तब आप अगर 6, 7, 8 साल हो गया, आप अगर जमीन ही नहीं दे पाए कंपनी को, तो उसने जो एजम्पशन लिया था उस टाइम पे रुपी डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट था, क्या इक्विपमेंट ऑर्डर किया था, ये सब वैलिड नहीं हो जाता। और आपको ये समझना होगा कि ये टैरिफ बेस्ड बिडिंग होता था, तो ये हर साल का जो टैरिफ है अगला 25 साल के लिए कंपनी को इसमें कोट करना पड़ता था। उस टैरिफ का वैलिडिटी ही नहीं रहेगा। अभी अब 6-7 साल बाद अगर आप उसको जमीन दे भी देते हैं तो उसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इस सब पैरामीटर्स देखा जाए तो ये ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आते हैं, एक टाइम बाउंड मैनर में जो माइलस्टोन दोनों पार्टीज को फुलफिल करना चाहिए
वो एक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ये सब प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर नहीं रह जाएगा। इन कंपनियों की भी छवि अनिल आप कहेंगे कि बहुत खराब होती है, क्योंकि रिलायंस पावर एक छोटी कंपनी नहीं है, एक जाने मानी ग्रुप की कंपनी है, अनिल अंबानी की कंपनी है ये। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जहां तक इसके रिलायंस पावर के इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करने का सवाल है, ये काफी हद तक एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को अंदाजा था, मार्केट को अंदाजा था, और यही वजह थी कि अगर आप रिलायंस पावर की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देखें, किसी भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट उठाकर देखें, तो उसमें कहीं भी इस प्रोजेक्ट के वैल्यूएशंस को कहीं भी सम ऑफ द पार्ट्स एसओटीपी में कहीं भी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसकी वजह साफ है कि जैसा देबाशीष भी कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए बिड किए जाते हैं, कब फ्यूल लिंकेज होगी, कब फाइनेंस कॉस्ट पूरी तरह से उसके लिए टाई अप हो पाएगा, कब ये लैंड एक्वायर करेंगे, कब एग्जीक्यूट करेंगे, इस बात की चिंता बाजार को भी है, इन्वेस्टर्स को भी है। और यही वजह की इन सब चीजों को मिलाकर अगर जब तक प्रोजेक्ट शुरू होने के हालात में ना हो या फिर सर्टेनिटी ना आ जाए कि ये होने वाला है, तब तक बाजार भी उन्हें वो वैल्यूएशन नहीं देता। और शायद यही वजह कि स्टॉक्स पर आप इतने बड़े डेवलपमेंट के बाद भी वो रिएक्शन नहीं देखते जो जनरली अदरवाइज होना चाहिए। यानी कि बाजार तो पहले से ही मान के चलता है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पास होना, इंप्लीमेंट होना बेहद मुश्किल काम है। तो यहाँ पर क्या पूरे मॉडल में दिक्कत है खुराना साहब, क्योंकि आप ऑफ कोर्स पावर प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पूरी समझ है इस इंडस्ट्री की, क्या इस मॉडल में दिक्कत है यूएमपीपीज में, जहां पर सीधा होता है कि आप प्रोजेक्ट को खड़ा करें और उसके बाद अंत में उसको ट्रांसफर किया जाए, कर्ज भी आप खुद ही उठाएं, क्या इस मॉडल में बदलाव लाना काफी इंपॉर्टेंट है अगर इनको सक्सेस बनाना है? देखिए, वो बदलाव आ चुका है, क्योंकि यदि आप वित्त मंत्री की ये बजट स्पीच को स्मरण करें तो वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली इस बारी कहा था कि हम यूएमपीपी लाएंगे प्ले एंड द प्लग मॉडल। दैट मीन्स वो तब लाएंगे यूएमपीपी जब उनके पास जमीन, पानी, कोला, फॉरेस्ट सब क्लियरेंसेस हाथ में होंगी, जिससे कि जो शंका इसमें उत्पन्न हुई है और कृष्णापट्टनम में आगे उत्पन्न ना हो। इन्हीं से हर शासन, हर योजना अपने पिछले कार्य से सीखती है, इसीलिए यूएमपीपी में ये परिवर्तन आया है कि प्ले एंड प्लग मॉडल। अब देखें तिलैया, उसमें जो उस समय बिड करी गई थी वो संभव नहीं थी। अब ये रिलायंस वॉकआउट हो गया है और जमीन शासन को मिल चुकी है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि अगली बिड मंगा ली जाए। अब जो नई बिड आएगी इस मार्केट डायनेमिक्स पे आएगी और वो वैलिड होगी। अगर 6, 7, 8 महीने में तिलैया पुनः आरंभ हो जाएगा। ये इनफैक्ट ठीक है कि एक प्रोजेक्ट जो पुराना हो गया है बार बार लिटिगेशन करे, टैरिफ मांगे, उसमें अपील्स हों, उससे अच्छा है कि नया दौर शुरू किया जाए, दोबारा बिड करी जाए। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि रिलायंस एग्जिट हो गया, अब जल्द से जल्द होपफुली इस नए प्लग एंड प्ले मॉडल पर, प्रोवाइडेड वो जमीन तैयार हो झारखंड की सरकार की ओर से, ये शुरू होगा। हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वो प्लग एंड प्ले मॉडल क्या वाकई में पूरी तरह से तैयार है? साथ ही बाकी यूएमपीपीज का क्या होगा जहां पर दूसरे इश्यूज उभर कर आए हैं? रिलायंस पावर के हाथ कृष्णपट्टनम का भी प्रोजेक्ट है, क्या वहां से भी वो पिछड़ेंगे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स कितने सक्सेसफुल होंगे। रिलायंस पावर ने तिलैया प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए हैं और साथ ही यहां पर कृष्णपट्टनम प्रोजेक्ट में भी कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। याद रखिएगा 4 यूएमपीपीज अवार्ड किए गए थे, उसमें रिलायंस के हाथ 3 लगे थे, टाटा पावर के हाथ 1 लगा था, मुंद्रा वाला। वहां पर काम शुरू जरूर हो गया है, लेकिन वहां पर भी टैरिफ को लेकर काफी ज्यादा लिटिगेशन चल रहा है। शासन रिलायंस ने वक्त से पहले काम शुरू किया और इन 2 प्रोजेक्ट से, जहां पर कृष्णपट्टनम में बिल्कुल काम नहीं हुआ है और तिलैया से कंपनी वॉकआउट कर चुकी है। हमारे साथ दिल्ली सरकार में बिजली सचिव रह चुके शक्ति सिन्हा साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, ये जो पूरी स्थिति है यूएमपीपीज में, हमने देखा है तमाम प्राइवेट प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो पैसा कमाने के लिए और बेसिकली प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। प्रॉब्लम आप इस समय कहां देख रहे हैं? सिन्हा साहब,
नहीं लगता वहां पर संपर्क नहीं बन पाया है। लेकिन जैसे खुराना साहब भी कह रहे थे, आगे सरकार ने कदम बढ़ाया है, प्लग एंड प्ले वाले मॉडल की शुरुआत हुई है, वो हमने सुना। देवाशीष क्लियरली वित्त मंत्री ने कहा था अपने फाइनेंस बजट में, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कैसे काम करेगा? प्लग एंड प्ले में भी आपको चीजें चाहिए होंगी, बेसिक लैंड की जरूरत होगी। बहुत सारे लैंड और बहुत सारे अप्रूवल्स जो हैं वो राज्य सरकारों के पास होता है। तो अभी सरकार, अगर केंद्र सरकार अगर कहती है कि ये प्लग एंड प्ले मॉडल होगा, तो केंद्र सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि राज्य सरकारें ऐसी हों जहां वो यूएमपीपी ऑफर करे, जहां पे ऑलरेडी आइदर लैंड एक्वायर्ड हो और एडवांस स्टेज में हो, और बहुत सारे अप्रूवल्स जो है जो राज्य सरकार से मिलना चाहिए वो भी उनके पास हो। क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये पिछले दिनों देखा गया है कि केंद्र सरकार का इंटेंशन अच्छा होता है, बट कई सारे राज्य सरकार होते हैं जो, क्योंकि एक कंकरेंट सब्जेक्ट है पावर, उसमें राज्य सरकार का अगर उसमें कोऑपरेशन नहीं मिलता तो ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं आगे बढ़ पाएगा। मेरे ख्याल में अब शक्ति सिन्हा साहब हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। सिन्हा साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? और यहाँ पर बड़ा लूप होल है कि राज्य सरकारें शायद उतना साथ नहीं दे रही हैं और इतनी एम्बिशियस नहीं है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर जितनी केंद्र सरकार दिखाई देती है। हरिद्वार जी, मैं तो इसके आर्गुमेंट को एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा। केवल पावर सेक्टर नहीं, अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की, बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, हर जगह तो बिना राज्य सरकार अगर तालमेल ना रहे केंद्र सरकार के साथ, इफ दे डोंट वर्क इन पार्टनरशिप, तो ये तो एक प्रोजेक्ट है पावर में, और भी प्रोजेक्ट है पावर में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, सब में दिक्कत आने वाली है। जब तक कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, यूएमपीपी लगाना चाहता है, जमीन, लैंड इज द बेसिक नेसेसिटी, उसके अगर उपलब्ध नहीं है, बाकी क्लियरेंसेज में अगर समय लग रहा है, 2 साल 3 साल 5 साल लग रहा है, तो इन्वेस्टर तो बैठा नहीं रहेगा ना, उसको और ऑप्शंस भी रहेंगे। तो इसलिए हम सबको, मैंने जो लैंड इतना बड़ा इश्यू बन गया है, दोबारा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना लैंड के कुछ नहीं होने वाला है और टोटल लैंड रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इसलिए एक चर्चा इसकी बहुत आवश्यकता है। ओके, खुराना साहब, इस पर आपका क्या इनपुट होगा? क्योंकि आप प्लग एंड प्ले को लेकर काफी बुलिश है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट लैंड की है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर एक अम्ब्रेला पॉलिसी की भी बात हो रही थी कि जितना आप सरकारी कंपनियों को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर सरकारी यहाँ पर जो भी आपको अलॉटमेंट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उतना प्रोटेक्शन शायद इन प्राइवेट कंपनियों को नहीं मिल रहा है, ना ही उनको उतना सहारा मिल रहा है। देखिए, हमें 2 बिंदु उठाए हैं। प्ले एंड प्लग में मैं बुलिश इसलिए हूं कि प्रोजेक्ट तभी आरंभ होगा जब ये सब आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो उसमें किसी का भी समय बर्बाद नहीं होगा। बिड तभी, हम लोगों का भी यही सुझाव था, जब बिड मंगाई जाए यूएमपीपी के लिए या किसी भी पीपीपी मॉडल के लिए, तो जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जिसे हम लोग कंडीशन प्रेसिडेंट बोलते हैं, उन सब की पूर्ति कर ली जाए, जिससे कि जब एक बार बिड आ जाए उसके पश्चात डेवलपर को जमीन दे दी जाए और वो अपने टाइम बाउंड प्रोग्राम में प्रोजेक्ट पूरा करे। जब तक, जैसा कि पहले कहा गया, राज्य सरकारों का सहयोग इसमें पूर्णतया चाहिए होगा। राज्य सरकार सहयोग करेंगी क्योंकि सब क्लियरेंसेस अप्रूवल राज्य सरकार देती हैं। अतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से ही प्ले एंड प्लग मॉडल चल पाएगा। और मुझे ये बड़ी बात नहीं है, आप देखें पहले आनपारा सी में हुआ है, बाड़ा में हुआ है, मुद्रा में हुआ है, शासन देखें, शासन यूएमपीपी है, इस समय सबसे सस्ती बिजली शासन की है। तो यूएमपीपी मॉडल माइन के नजदीक लगाना एक अच्छी बात है, जिससे कि बिजली का उत्पादन कम से कम दाम पे हो सके। अब देखना है किस प्रकार बिड लाने से पहले सारी की सारी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, वो ले ली जाएं, ताकि प्रोजेक्ट में बाद में कोई व्यवधान ना आए। ये मॉडल अभी शुरू हुआ है, अब अगले यूएमपीपी आएंगे, जब भी कोई बिड करेगा ये ध्यान में रखेगा। अगले यूएमपीपीज के लिए शायद आसान रहेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूएमपीपीज हैं देवाशीष, उनमें क्या अब सिचुएशन रहेगी? अब तिलैया का स्टैंडिंग यूएमपीपी था जहां पर एक कंपनी वॉकआउट कर चुकी है। कृष्णापट्टनम से भी आप उम्मीद करेंगे कि शायद रिलायंस पावर एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी कोल इज अ बिग प्रॉब्लम। कृष्णापट्टनम हो या फिर मुंद्रा हो, ये सब इंपोर्टेड कोल वाले यूएमपीपीज थे और वहां पर आप देखिए प्राइस कितना एस्केलेट हो चुका है।
तो मेरे को तो मैं कृष्णापट्टनम प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, तो इतना ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। पर वही है, जो प्रोजेक्ट्स बहुत पहले अवॉर्ड हो चुके थे, जहां ज्यादा काम हुआ नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स का अभी फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। उनको कैंसिल कर देना चाहिए सरकार को? हाँ, जैसे खुराना साहब बोल रहे थे कि एक नया बिगनिंग अगर कर सकते हैं ये सब प्रोजेक्ट में, रादर देन ये जो पुराने डेवलपर है उसको कोई लीगल प्रोसीडिंग से लेके ज्यादा टैरिफ दिया जाए, उससे अच्छा है कि प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दे और नई तरह से बिड करे, एक नया बिगिनिंग हो, क्योंकि सब पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं इन 5-6-7 सालों में। चले, तो जानकार कह रहे हैं 5-6 साल हो गए हैं इन प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करके और पैरामीटर्स चेंज हो गए, तो बेस्ट शायद इनको खारिज करे और नए सिरे से यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाए। इस बीच पीयूष गोयल ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, सुन लेते हैं। Well, the department will do the necessary action as per the agreement that is entered into between the government and the UMPP developer. So I leave that action for the government department to decide. But we are exploring coming out with UMPPs in a more sustainable format. We believe that the plug-and-play mode that Honorable Finance Minister mentioned in his budget speech is the way to go. We are looking at innovative methods to provide a framework where investors are able to come into India, both domestic and international developers and power companies, set up the plant on a fast-track basis. Moment I tell them that, okay, I don't want to buy the land, there's so much pressure on me, no, please acquire the land. I am right now, as we speak, going through a problem where I don't want to acquire land in a particular area for a particular project, where I'm getting a phone call from the sarpanch, from the local leaders, from colleague ministers, that no, please acquire the land. We want the project to come up. So I think it is a complete misnomer. It is politics at its worst, where people have sought to politicize the issue of land acquisition. I believe the people of India want development. They want industrial growth. They want rural infrastructure to come in their areas. तो कोई मिसमैच जरूर है यहाँ पर। पीयूष गोयल कहते हुए कि कई जगह पर जहाँ पर सरकार को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है वहां पर उनको आग्रह किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में जमीन ना मिलने के चलते, कोयला ना मिलने के चलते उनसे प्राइवेट प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे सिंधी की आवाज की एक खास पेशकश, जहां पर एक यूएमपीपी से रिलायंस पावर एग्जिट कर चुकी है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूएमपीपी का मॉडल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, नई पॉलिसी कितनी जल्द लागू होगी और वाकई में क्या इन कंपनियों की एबिलिटी है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। 2009 में रिलायंस पावर ने इनफैक्ट ये बिड जीती थी तिलैया की और उसके बाद 2015 में 7 साल बाद उन्होंने एग्जिट करने की ठानी, लेकिन ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर रिलायंस निकल चुकी है। अनिल, हमने देखा है मुंबई के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नए सी लिंक की बात हो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो, वहां पर भी कंपनी ने वॉकआउट किया है या फिर उनसे कहा गया है कि हम आपको अलग अवार्ड नहीं करेंगे कोई बिड। क्या एग्जीक्यूशन आपको लग रहा है एडीएजी का उतना उम्दा नहीं है जितनी पहले उम्मीद थी मार्केट को? इसमें कोई डाउट नहीं हर्षदा कि एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा लोगों को संदेह रहा है, खासतौर से अब जैसा आपने तिलैया का देखा, लेकिन तिलैया के अलावा भी आप देखिए कृष्णापट्टनम में भी वो तो 2007 का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी कोई खास प्रोग्रेस या यूं कहे कि थोड़ी बहुत भी प्रोग्रेस हुई वो दिखती नहीं है। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स, मुंबई मेट्रो 2 जो रेल प्रोजेक्ट था वो कंपनी ने वापस विड्रॉ किया है, वर्ली हाजी अली सी लिंक ये एक प्रोजेक्ट था, इसके अलावा फरीदाबाद गुड़गांव में टोल हाईवे था वहां से कंपनी बाहर निकली है, दिल्ली एयरपोर्ट का जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उससे कंपनी ने विड्रॉ किया। तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ने टेंडर किए, जीतने की कोशिश की, जीते भी और उसके बाद विड्रॉ किया। तो ऐसे में ये बात सही है, इस लिहाज से फिर लोग हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है। एकमात्र बड़ी क्रेडिट जो आप शायद कंपनी को देना चाहें एग्जीक्यूशन के लिहाज से वो शासन का ही प्रोजेक्ट है जो उन्होंने समय से पहले पूरा किया। तो कहने को ये कह सकते हैं कि देखिए हमने एक प्रोजेक्ट को वक्त से पहले पूरा करके भी दिखाया, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो नहीं पूरा हो पाए या
काफी लटके हुए या जहां से कंपनी ने विड्रॉ किया उनकी लिस्ट भी छोटी नहीं है। जी खुराना साहब, इस मुद्दे को मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी भी राय लेना चाहूंगी। क्या एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है कई कंपनियों को? क्योंकि आपने जैसे पहले भी मेंशन किया था, जिन टैरिफ्स पर ये अवार्ड किए गए थे प्रोजेक्ट्स, इस समय शायद फीजिबल नहीं है। अब अगर टैरिफ्स में इजाफा होगा, क्या ज्यादा फीजिबिलिटी होगी इन कंपनियों की, फिर ये डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, पावर सेक्टर के अंदर एक स्थिति होती है, उसके पीछे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड होता है। ये जरूर है कि जो बिडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है हमारा 2005, 6, 7 के अंदर, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। इस समय सारे के सारे प्रोजेक्ट जिन्होंने बिड दी गई थी वो इस समय लिटिगेशन में हैं, क्योंकि उस समय हमें इसका अनुभव नहीं था। हमने शासन को कहा है, सरकार को कहा है, इस पर पुनः विचार करें। आप देखें कि बिड करते समय कस्टम ड्यूटी, कोल सेस, इस बजट में कोल सेस पुनः बढ़ा है जी। अब कई चीजें ऐसी होती हैं, चेंज इन लॉ एक्सेप्टेड है, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, परंतु जो तैयार किया गया एग्रीमेंट, उसमें लिखा गया है कि जब भी कोई टैरिफ में परिवर्तन होगा तो पुनः आपको कमीशन में जाना पड़ेगा जी। अब आप देखिए कि कम से कम 70-80 हजार 90 हजार मेगावाट जब कमीशन में जाएगा, उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। जो देयरफॉर इसलिए गवर्नमेंट को इस पे बैठ के विचार करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कि टैरिफ इंक्रीज वाजिब है, उसमें कोई शंका नहीं है। ओके, बेसिकली देवेश यहाँ पर जो खुराना साहब कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ डायनामिक चेंजेस आएंगे वातावरण को देखकर। हाँ, तो अभी ये सरकार भी अभी अगला जो बिड्स आएंगे उनमें काफी सारा चेंजेस कर दिए हैं। जो पहले 25 साल का पूरा टैरिफ दिया जाता था और वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती थी कंपनीज को कि आप फिक्स में कितना रखें, एस्केलेबल कितना रखें, वो सब हटा के, क्योंकि सरकार ये भी देखे कि जो खुराना साहब बोल रहे हैं कि अनुभव नहीं था, तो कंपनीज ने भी ऐसे बिड किए हैं जो उनको अब फिर डिलीवर नहीं कर सकते। तब सरकार ये बोल रही है कि आप पहला ही साल का टैरिफ आप बिड करिए, उसके बाद जो है एक ऑटोमेटिक पास थ्रू मैकेनिज्म और एस्केलेशन मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो अगर कोयले का रेट बढ़ता है तो वो भी पास थ्रू होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो O&M कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एक दूसरा फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उससे ये हो सकता है कि जो आगे चढ़ के जो है जो नए बिड्स आएंगे उनमें ये दिक्कतें ना आए। चलिए, तो शायद रिलायंस का तिलैया से वॉकआउट करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर रही है, और उम्मीद है कि अगले प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्लग इन प्ले मॉडल पर सरकार इतना जोर दे रही है, जिसको लेकर जानकार भी काफी ज्यादा बुलिश है, वो बिजली की दिक्कत को सुलझाता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए।